नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर ऐलान कर दिया कि इजराइल ईरान के बीच चल रही लड़ाई उन्होंने रुकवा दी है, और उसके बाद इजराइल ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और आखिरकार आज ईरान ने भी सीज फायर मानने की बात कही। लेकिन असल बात यह है कि इस जंग के तीनों किरदार खुद को असली विनर बताने में लगे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका का मकसद था ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना, और अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर अपना टारगेट पूरा कर दिया। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर इतने बम बरसाए कि ईरान के पास फिर परमाणु बम बनाने के लिए साजो सामान बचा ही नहीं। दूसरी तरफ इजरायली पीएम नेतन्याहू का दावा कि ईरान के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन ने भी अपने सभी टारगेट अचीव कर लिए हैं। वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि इजराइल ने दो बड़े खतरों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। पहला न्यूक्लियर खतरा और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल वाला खतरा। इजराइल ताल ठोक कर कह रहा है कि उसने ईरान के उन तमाम सरकारी ठिकानों को बर्बाद कर दिया जहां बैठकर इजराइल के खिलाफ साजिशें चला करती थी। अब जरा ईरान की भी सुन लीजिए। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने सीज फायर को लेकर आज एक बयान जारी किया जिसमें लिखा है कि इजराइल की हिमाकत का ईरान ने बहुत तगड़ा जवाब दिया, और साथ साथ इसी बयान में ईरान का यह कबूलनामा भी है कि ईरान ने पूरी ताकत से कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे अल असद को टारगेट किया। इसी ऐलान में आगे लिखा है कि ईरानी सेना और जनता की समझ, बुद्धिमत्ता और संघर्ष के चलते ही ईरान को इस जंग में जीत मिली, और यह जीत ईरानी लीडरशिप की बुद्धिमानी और ईरान की सैन्य शक्ति का परिणाम है। अब आप सोचिए कि इस जंग में हर पक्ष, अमेरिका, इजराइल, ईरान, तीनों खुद को विनर बता रहे हैं। और ऐसे में सवाल है कि इस जंग में हार किसकी हुई भाई? किसने कौन सा सबक सीखा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंग से हासिल किसे क्या हुआ है? और क्या जो दावे अमेरिका, इजराइल और ईरान कर रहे हैं उनमें दम है? और अगर दम है तो किसके दावे में दम है, और है तो कितना दम है? तो सबसे पहला और बड़ा दावा अमेरिका और इजराइल की तरफ से यही है कि ईरान की परमाणु शक्ति की उन्होंने कमर तोड़ दी और ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने का साजो सामान बचा ही नहीं। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनके इस दावे को अभी पुख्ता नहीं कहा जा सकता। ये वाला दावा एक तरफा ही कहा जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने अभी तक इस तरह की कोई पुष्टि ही नहीं की है कि ईरान के परमाणु प्लांट्स के आसपास किसी तरह की कोई रेडियो एक्टिविटी या रेडिएशन दर्ज किया गया हो। इसका मतलब यह है कि हमले में किसी न्यूक्लियर मटेरियल को नुकसान पहुंचाए जाने का दावा भी संदेह के ही घेरे में। और यह नहीं भूलना चाहिए, यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि करीब 1 साल पहले ही यह रिपोर्ट आ गई थी कि ईरान 3 महीने के अंदर ही परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है, और वो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% प्योरिटी वाले यूरेनियम को हासिल कर चुका है। ऐसे में अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इन हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह किया जा चुका है। और इसके ऊपर से ईरान ने यह भी ऐलान किया है कि उसे इजराइल अमेरिका के हमले की पहले से आशंका थी, और इसी वजह से उसने अपनी परमाणु तैयारियों को अलग जगह पर ट्रांसफर कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था। और आज की स्थिति में ईरान के इस दावे को खारिज करने का कोई आधार न तो अमेरिका के पास है और न इजराइल के पास। अब अमेरिका और इजराइल के एक और टारगेट के बारे में समझिए। दोनों खामेनेई के पीछे पड़े थे और कह रहे थे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन कराकर ही दम लेंगे, और इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन राइजिंग लाइन हमने रखा है। लेकिन हालात तो यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इस युद्ध के बाद और ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे। उन्हें पद से हटाने की बात तो छोड़ दीजिए, और ज्यादा ताकत उनके पास आ गई है। साफ है कि सीज फायर से लेकर तेहरान की सड़कों तक खामेनेई ही छाए हुए हैं, और ईरानी जनता अपने देश की जीत का, अपने नेता की ताकत का जश्न मना रही। और सिर्फ जश्न मनाया जा रहा हो इतना भर नहीं है, ऐसा लगता है कि ईरान आगे बढ़ चढ़कर दुनिया को यह संदेश देने में लगा है कि अच्छा हुआ सीज फायर हो गया, वरना हम तो इजराइल अमेरिका को भी तगड़ा सबक सिखा देते। आपको हमने ईरान का सीज फायर वाला ऐलान दिखाया और यह भी बताया कि कैसे ईरान साफ वो भी बगैर किसी हिचकिचाहट के कबूल कर रहा है कि उसने कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में ईरानी राजदूत इराज लाही ने तो यहां तक दावा किया कि ईरान से पहले किसी भी देश ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं की है। और तो और वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान अपने लोगों, राष्ट्रीय हितों और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने को लेकर इतना गंभीर है कि अगर अमेरिका फिर से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए ईरान पर हमला करता है तो फिर से उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब सोचिए कि क्या एक
हारा हुआ देश इस तरह की बातें कह सकता है, धमकियां दे सकता है? क्या अमेरिका ने इससे पहले ऐसी सीधी सीधी चुनौती सुनी और देखी? और तो और इसी ईरान ने सीज फायर के माहौल के बीच आज सुबह इजराइल के बेरशेबा शहर में बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जहां वो अस्पताल पर पहले बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुका है। वो भी एक या दो नहीं, आज 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान के हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। ईरानी हमले का जल्द से जल्द जवाब देने के लिए इजरायली बौखला गए। आनन फानन फिर से ईरान पर हवाई हमलों की तैयारी शुरू हुई, लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ गया। बयान या कहें कि इजराइल के लिए ट्रंप का फरमान सामने आ गया कि ईरान की तरफ मत जाओ, अपने प्लेन्स घर बुलाओ। वैसे इस जंग में पहली बार ट्रंप इजराइल पर गुस्सा होते हुए दिखे। अब सवाल यह है कि क्या ईरान के पलटवार से ट्रंप चौकन्ने हो चुके हैं और मानते हैं कि युद्ध को आगे ले जाने में ईरान को नुकसान हो ना हो, इजराइल और उसके साथियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? पहले ट्रंप का बयान सुनिए और फिर पड़ताल आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो ट्रंप कह रहे हैं, ये बयान हैरान करने वाला है, क्योंकि इससे पहले इजराइल को उन्होंने इतनी खरी खरी कभी नहीं सुनाई पब्लिकली। दावा किया जा रहा है कि कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान के हमले के बाद से ही जंग का माहौल तेजी से बदला है और कतर की मदद से अमेरिका ने युद्ध विराम को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज की। लेकिन अब भी सवाल वही है कि क्या युद्ध विराम गारंटी है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाएगा? और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से बहाल करने की तैयारी कर रहा है। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को इजराइल और अमेरिका के हमले में पहुंचे नुकसान का आकलन कर रहा है और उसे ठीक करने की योजना बना रहा है। मोहम्मद इस्लामी ने जोर देकर कहा है कि ईरान का परमाणु हथियार विकसित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को रोकने के लिए किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ईरान की तरफ से यह ताजा ऐलान पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है, ताकि प्रतिबंधों में राहत मिल सके। इस जंग से जुड़ी हर हलचल की एक एक खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल देश का मूड मीटर में अब वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि अखिलेश यादव ने किस कथा में 2027 वाला टोटका ढूंढ लिया है। यूपी के इटावा में कथावाचक मंडली से हुई बदसलूकी पर जाति वाली सियासत शुरू हो गई। इसका वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ था। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए इटावा पुलिस ने 4 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। मीडिया में आकर इसकी जानकारी भी दी थी। इस विवाद पर अब समाजवादी पार्टी ने पीडीए की राजनीति शुरू कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित कथावाचक को पार्टी कार्यालय में बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, बदसलूकी करने वाले आरोपियों के खिलाफ 3 दिन में सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। पीडीए के मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। कथावाचक बदसलूकी कांड को लेकर अखिलेश ने आरोप लगाया कि दोनों कथावाचकों से जाति पूछकर उनके साथ बदसलूकी की गई, जबकि हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता। यह व्यक्ति की गरिमा और जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध अपराध है। अभी तक तो हमने आपने वो घटनाएं सुनी देखी जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीड़ित परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं, और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं? सुना आपने सुना। विवाद तो कथावाचक से बदसलूकी का था और उसे जाति की राजनीति से जोड़ते हुए अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को घेरने वाला दांव लगा दिया। पीडीए के मान के लिए बड़ा सियासी आंदोलन करने का अल्टीमेटम दे दिया। अखिलेश के आरोपों पर योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने फौरन स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए।
कपिल देव अग्रवाल ने जो कहा वो मैं आपके लिए टेक्स्ट फॉर्म में यहां प्ले कर रहा हूं। अखिलेश यादव को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, न चेतावनी देने की जरूरत, क्योंकि पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। पिछली सरकारों की तरह योगी सरकार नहीं है जहां ऐसे मामलों में कार्रवाइयां नहीं होती थी। अखिलेश को इस घटना को पीडीए से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। वो हर चीज में पीडीए ले आते हैं। इटावा का मामला पीडीए का मसला नहीं है, यह सामाजिक विद्वेष का विषय है जिस पर पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और दोषी कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा, ये कहा। अखिलेश के आरोपों पर योगी सरकार में मंत्री ने जिस तरह सफाई दी उससे सवाल उठ रहा है कि क्या कथावाचक विवाद में अखिलेश यादव 2027 में काम आ जाने वाला फॉर्मूला तलाश रहे हैं, टोटका ढूंढ रहे हैं। देश का मूड मीटर में आज इसकी सनसनीखेज परतें मैं आपके सामने खोलूंगा, लेकिन पहले समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें देखिए। मुकुटमणि और संतराम नाम के जिन दो कथावाचकों को इंसाफ दिलाने के लिए पीडीए आंदोलन छेड़ने की धमकी अखिलेश ने दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या उनसे करवाया, पहले देखिए और सुनिए, फिर आगे की बात। सच्चिदानंद रूपाय विसुत्पत्त्यादेतवे पापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हे नेताजी मेरी ध्वनि को और सुनने का समय देना। है ना गजब। सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि ने भागवत की कथा का एक अंश पढ़ा और उसके बाद भागवत कथा की जगह नेताजी का गुणगान शुरू हो गया। नेताजी यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अखिलेश के पिता। अखिलेश को तो कथावाचक मुकुटमणि को प्रोत्साहित करना चाहिए था, ऐलान करना चाहिए था कि मुकुटमणि से इटावा में मैं भव्य श्रीमद् भागवत कथा करवाऊंगा। अखिलेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सारे समाजवादी कार्यकर्ताओं को निर्देश देना चाहिए था कि इनसे अपने अपने घरों में भागवत कथा जरूर करवाओ। अखिलेश कार्यकर्ताओं से कहते कि अपने गांव समाज में इन्हें न्योता देकर कथा के लिए बुलवाओ, इनका सार्वजनिक तौर पर सम्मान हो, यह सुनिश्चित करवाओ। बजाय इसके अखिलेश यादव कथावाचक मुकुटमणि से नेताजी का गुणगान करवाते रहे। क्या इसीलिए यूपी की सियासत में उन्हें पीडीए की राजनीति का नया चेहरा बनाया जा सके? इसे समझने के लिए मैं आपको इटावा कथावाचक बदसलूकी विवाद की तह तक थोड़ा ले जाना चाहता हूं। विवाद यह है कि कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत राम यादव के साथ इटावा के दांदर गांव में भागवत कथा ये कहने गए थे, जहां एक दिन की कथा के बाद ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने दोनों के साथ बदसलूकी की, उनकी चोटी और बाल काट दिए। दोनों कथावाचकों पर अपनी जाति छिपाने का आरोप लगाया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें फर्जी कथावाचक बताकर बंधक बनाया गया। एक ब्राह्मण महिला के जबरन पैर छुलवाए गए और उसके मूत्र का छिड़काव उन पर करवाया गया। इस विवाद में कई आरोप प्रत्यारोप भी सामने आए, जिसमें सबसे बड़ा आरोप भागवत कथा का कार्यक्रम पाने के लिए खुद को ब्राह्मण बताने वाला है। पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि यादव का विजिटिंग कार्ड और आधार कार्ड दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वायरल आधार कार्ड में कथावाचक का नाम मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा गया है, जबकि पिता के नाम के साथ सरनेम नहीं लिखा गया है। सवाल यही है कि मुकुटमणि यादव कुल से हैं, तो आधार में अग्निहोत्री सरनेम लिखने के लिए और पिता के नाम के बाद सरनेम गायब करने के लिए किसने कहा था? इसकी जरूरत क्या थी? इसी तरह मुकुटमणि यादव का सोशल मीडिया पर विजिटिंग कार्ड भी वायरल है। इसमें भी मुकुटमणि यादव ने खुद को लेकर जो दावे किए हैं वो सवालों के घेरे में है।
नवभारत संवाददाता ने समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कथावाचक मुकुटमणि यादव के सामने ये सारे सवाल उठाए, तो जवाब क्या मिला, सुन लीजिए। घटना घटी थी तो ये बताया जा रहा है कि आपने अपनी पहचान ब्राह्मण के नाम से बना रखी है, आपने कोई विजिटिंग कार्ड बना रखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो उन्होंने मेरे आधार कार्ड की फोटो लेके डुप्लीकेट बनवा दिया। है, उन्होंने बनवा दिया जी। अच्छा। कहा यह भी जा रहा है कि आपका 3 जो लोग हैं उनमें एक हिस्ट्री सीटर है, उसने भी संतराम तिवारी लिख रखा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टील हीटर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। जी। क्या क्या पूरी घटना एक बार दोबारा बता पाएंगे कि क्या हुआ था? उन कथा बांचने के लिए गए, उन्होंने जो एक दिन हमने कथा कही, उन्होंने कहा तुम यादव हो, यहाँ ब्राह्मण का गांव है, तुम्हें यहाँ नहीं आना था। जी। आपने कहा नहीं? मैंने बताया था 3 किलोमीटर की दूरी हमारी गांव से, और जहाँ रह रहा हूँ छल्ला, वहाँ 15 किलोमीटर की दूरी है। सब कुछ जानते थे वो, उन्होंने जानबूझ करके हमारे साथ ही। पुरानी कोई रंजिश तो नहीं थी, कोई पुराना कुछ? कोई पुरानी रंजिश नहीं है, सब नेता नगरी का काम है उनका। आपकी किसी टीम की कोई रंजिश हो? नहीं नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई रंजिश नहीं। कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? अब कार्रवाई हो रही है, देखो क्या होता है। ये बाकी जो संतराम जी हैं वो भी यादव जी हैं? जी, यादव जी हैं। अच्छा, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो यादव जी हैं और वहीं असल्ला रहते हैं। मुकुटमणि आरोप लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो आधार कार्ड वायरल हो रहा है और वो जो विजिटिंग कार्ड दिखाया जा रहा है फर्जी है। इसकी सच्चाई पुलिस पड़ताल में सामने आ जाएगी। इस विवाद पर समाजवादी पार्टी ने जिस तरह ब्राह्मण वर्सेस पीडीए की सियासत शुरू की है, उसके खिलाफ इटावा की ब्राह्मण सभा ने भी मोर्चा खोल दिया। ब्राह्मण सभा की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों ने कथावाचकों के साथ मारपीट की है उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन कथावाचकों का दोष यह है कि उनको अपनी जाति नहीं छिपानी चाहिए। हिंदू समाज में कथा तो हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन अपनी जाति छिपाकर कथा पढ़ना अनैतिक है। महेवा ब्लॉक में जो दादरपुरा गांव में घटना घटित हुई, इसको घटना नाम दिया जा रहा है। वो छोटा सा एक क्या कहें हम, एक छोटी सी मामूली सी घटना थी, इसको इतना तूल नहीं देना चाहिए था। उस व्यक्ति ने, जो कथावाचक है, अपनी जाति छुपाई, कोई तकलीफ नहीं थी, जाति छुपाई, ठीक है, कम से कम अश्लील हरकतें न करते, आप वहाँ पकड़े नहीं जाते, 7 दिन कथा करके आप चले जाते। कोई भी कथावाचक आप देख रहे हैं लगातार पीडीए के लोग कटाक्ष कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्या भगवान ने वरदान दिया है ब्राह्मणों को, केवल कथावाचक वही बन सकते हैं? गलत बात है। भगवान ने किसी को वरदान नहीं दिया, भगवान के लिए सभी बराबर है। कोई भी कथावाचक बन सकता है, किसी भी जाति का बन सकता है, लेकिन अपनी जाति छुपाकर गद्दी पर बैठना ये संविधान का उल्लंघन है। ब्राह्मण सभा ने यह भी दावा किया कि वायरल वीडियो में मुकुटमणि का साथी कथावाचक संतराम यादव जिस महिला के पैर छूता दिख रहा है, उसके साथ उसने छेड़खानी की कोशिश की और उसी कृत्य के लिए वो माफी मांग रहा है। जाहिर है इस विवाद में जिस तरह जाति की राजनीति गरमाई जा रही है, उस पर आरोप प्रत्यारोप और गहराने की आशंका बड़ी स्वाभाविक है। लेकिन इन सारे विवादों के बीच एक बात जो खुलकर सामने आई वो ये कि कथावाचक मुकुटमणि और संतराम ने कुछ साल पहले मिलकर एक गायन मंडली बनाई थी। ये गायन मंडली भजनों का रात्रि जागरण का कार्यक्रम करती थी। ये मंडली पारंपरिक आल्हा गायन किया करती थी। जहीर वीर गोगा जी का जागरण कार्यक्रम भी किया करती थी। आपको बता दें कि ये जो, माफ कीजिए, जाहर वीर गोगा जी, जिनको गोगा वीर या जाहर पीर भी कहा जाता है, राजस्थान के एक लोकप्रिय लोक देवता हैं। वो चौहान वंश के राजपूत थे और गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। गोगा जी को सांपों के देवता के तौर पर भी पूजा जाता है और उन्हें जाहर वीर के नाम से भी जाना जाता है। और जागरण के ऐसे कार्यक्रमों ने उन्हें इलाके में लोकप्रियता दी। धीरे धीरे उन्होंने भागवत कथा कहनी शुरू कर दी। भागवत कथा वाचन वैसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन संकल्प लेकर भागवत कथा कही जा रही हो तो उसके लिए सनातन के कई नियमों का पालन जरूरी हो जाता है। भागवत कथा के व्यासपीठ के नियमों का भी सख्ती से पालन करना अनिवार्य होता है। अब जबकि कथावाचक बदसलूकी विवाद गरमा रहा है तो ये सारे तथ्य भी अब खुलकर सामने आएंगे। जहां तक समाजवादी पार्टी का आरोप है कि दोनों कथावाचकों से बदसलूकी इसलिए की गई कि दोनों यादव थे, पीडीए से थे, तो यह दावा गलत है। कई कथावाचक और कई भागवताचार्य हैं जो यादव कुल से हैं। अयोध्या की महिला कथावाचक सरिता यादव हैं जो भागवत कथा और श्री राम कथा सुनाती हैं।
इसी तरह यूपी की एक और महिला कथावाचक है नीलम यादव शास्त्री। आचार्य मनोरमा सिंह यादव शास्त्री भी रामकथा कहती हैं और ये सब सनातन परंपरा से जुड़कर कथा कहती हैं। और बाकी की बात तो छोड़िए, बाबा रामदेव वो भी यदुवंश कुल से, यादव कुल से आते हैं। धर्म में उनकी गहरी पैठ है। कुल मिलाकर ये बात तो साफ दिख रही है कि कथावाचक बदसलूकी विवाद को अगर जाति का रंग दिया जा रहा है, पीडीए की राजनीति इसमें लाई जा रही है, तो बात कुछ और नहीं है। मामला असल में 27 को देखते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल मामला क्या है वो तो जांच से सामने आएगा। यह बात जरूर है कि घटना अखिलेश की पीडीए की सियासत के लिए सटीक है और इसीलिए वो इसे भुनाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हुए हैं। और देश का मूड मीटर में अब वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि डायमंड सिटी कैसे पानी पानी हो गई और क्यों यह कहानी काफी डराने वाली है। और अभी तो मॉनसून आया ही है, बल्कि ठीक से आया भी कहां है, लेकिन तबाही और बर्बादी लेकर आया। बेहिसाब बारिश ने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कहर बरपा रखा है। गुजरात के सूरत में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बादल फाड़ बारिश के बाद पूरे शहर ने एक तरीके से जल समाधि ले ली। आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलूंगा, दिखाऊंगा वहां के हालात क्या हैं, लेकिन उससे पहले देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़, बारिश और बर्बादी की तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। राजस्थान के बारां में उफनती नदी सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा है। बरनी नदी का हाल देख लीजिए, तस्वीरें आपके सामने। यूपी के सहारनपुर, यहाँ एक नदी है जो शाकंभरी माता पीठ है यहाँ पर, वहाँ रास्ते में ये नदी पड़ती है और बारिश के समय इसमें तेज उफान देखने को मिलता है। सहारनपुर और अमरोहा में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। शिवालिक की पहाड़ियों पर रात भर बारिश ने सहारनपुर में तांडव मचाया। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर परिसर तक पानी पहुंच चुका है। पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने मैदानी इलाकों में मुसीबतें बढ़ा दी। अमरोहा में गंगा उफान पर है। नदी किनारे झोपड़ियां पानी में समा चुकी हैं। मैदान में नदियां कहर ढा रही हैं। उत्तराखंड हिमाचल में पहाड़ों का दरकना शुरू हो गया है। चंबा चमोली दोनों जगह लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है। यूपी उत्तराखंड के साथ बिहार के नवादा में जब झरना अचानक फूट पड़ा तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कर्नाटक में कावेरी नदी पर बना केआरएस डैम फुल हो गया है। कावेरी नदी के किनारे बाढ़ की चेतावनी जारी हो गई है। डैम से 30,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ा जा चुका है। सबसे ज्यादा किसी राज्य में अभी बारिश कहर बनकर बरसती दिखाई दे रही है तो वो है गुजरात। गुजरात में लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सूरत, बारडोली, डांग, खेड़ा, वलसाड़, जामनगर, हर जगह मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। गुजरात के 11 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट साउंड किया है। 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश ने डायमंड सिटी को, सूरत को डुबो दिया है। हर जगह पानी नजर आ रहा है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद मकान, दुकान सब जलमग्न है। सड़कों पर सैलाब है। गाड़ियां डूबी हुई हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नाव और ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। तापी नदी के ओवरफ्लो होने की वजह से लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। सूरत में 23 जून से आज सुबह 8 बजे तक 300 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 2 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज में छुट्टियां घोषित करनी पड़ी हैं। भारी बारिश की वजह से सूरत में एक अपार्टमेंट की दीवार ढह गई, जिससे पूरी बिल्डिंग में दहशत फैल गई। राहत यह रही कि इसमें किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक सूरत अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट पर है। यहां और बारिश होने की उम्मीद है। सूरत में मंगलवार सुबह पिछले 14 घंटों में करीब 9.5 इंच की बारिश हुई है। मंगलवार सुबह यह शुरू हुई थी और अभी तक अगर ले लीजिए 9.5 इंच बारिश। पूना, पर्वतगाम, वराछा कपोदरा, कतारगाम, वेद रोड और जहांगीरपुरा जैसे निचले इलाकों में देखिए क्या हाल है। लो लाइंग एरियाज में ये सारा पानी आकर भर गया है और स्थितियां बहुत विकराल हो गई। सूरत के निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन्हीं का नाम मैं अभी ले रहा था। ये पूरी की पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। वालम नगर इलाके में हालात कितने खराब हैं, हमारे सहयोगी हितेन विठलानी ने आपको ये बताया। इस वक्त हम सूरत शहर के वालम नगर इलाके में मौजूद है। अगर यहाँ की तस्वीर में दिखाऊं तो आप देखिए बारिश खैर उतनी नहीं है, लेकिन
फिर भी यहाँ पर आप देखिए बाढ़ किस तरह से आई हुई है। आप देखिए छाती तक का पानी जो है भरा हुआ है, वो गाड़ी पूरी डूब चुकी है, इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, लोगों का जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे गुजरात पुलिस के जवान भी जो है लगातार लोगों की मदद में यहाँ पर खड़े हुए हैं। लोगों से अपील भी की जा रही है कि ज़रूरत ना हो तो घरों से ना निकले, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पानी है, ये पानी बरसात का नहीं है, ये पानी नदी का पानी भरा हुआ है, जो नदी पीछे की तरफ ओवरफ्लो हुई है, जिसके चलते ये जो निचले इलाके हैं सूरत के, वो अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको नाव के साथ लोग भी तैनात नजर आएंगे, यानी कि सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से तैयारी पूरी रखी गई है। सूरत के सरथाना इलाके की अगर तस्वीर दिखाओ तो आप देखिए किस तरीके से नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू का काम जो वो किया जा रहा है। सूरत के फायर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। सर, अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? 60 से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अभी रेस्क्यू कामगिरी चालू है। हमारे सब ऑफिसर सर और सभी लोग रेस्क्यू काम में लगे हुए हैं। पूरी फायर की टीम है, स्थानिक पुलिस की टीम है और स्थानिक लोगों का भी हमें बहुत मदद मिला है अभी। इस वक्त हम सूरत के सरथाना इलाके में है। ये वालम नगर सोसाइटी का एरिया कहा जाता है। आप देखेंगे तो नाव में हमें सवार होना पड़ा है, उतना पानी जो है सड़कों पे भरा हुआ है, लोगों की दुकानों में, घरों में पानी भरा हुआ है। आप देखेंगे तो लोग अपने ही घरों में कैद हो चुके हैं। हालांकि बात करें तो बारिश इतनी नहीं है, लेकिन ये जो पानी है ये खाड़ी का पानी है। खाड़ी जिस तरीके से ओवरफ्लो हुई है, तो अब वो खाड़ी का पानी जो है वो सूरत के अलग अलग निचले इलाकों में भरना शुरू हुआ है। आप देखिए ये क्लिनिक है, क्लिनिक के अंदर भी आपको जो है पानी नजर आएगा। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। लगातार यहाँ पर सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो गुजरात के बाद बिहार के नवादा की तस्वीरें देख लीजिए, ये भी बड़ी भयावह हैं। नवादा का ककोलत वाटरफॉल एक तरीके से फट पड़ा है। मूसलाधार बारिश के कारण वाटरफॉल में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। पानी इस कदर बढ़ गया कि झरने की सीढ़ियों और यहाँ देखिए ये सीढ़ियों और घाटों तक पहुँच गया और इससे लोगों में दहशत फैल गई है। झरने से मिट्टी और मलबा भी बड़ी तादाद में बहकर नीचे आ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ककोलत में ये तीसरी बार है जब बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई हैं और हालात गंभीर हो गए। ककोलत जलप्रपात को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। झरने का रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान है। लगातार बारिश की वजह से ककोलत के झरने में पानी बहुत बढ़ गया है और पानी की तेज धार में सीढ़ियों की रेलिंग तक टूटकर बह गई है। देखिए तस्वीरें। हालांकि यहाँ के हालात पर वन विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए। और अब देश के मूड मीटर में चलते चलते एक बेहद खास खबर। इंटरनेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक दुनिया के इस पहले इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन प्लेन की चर्चा हो रही है। इस प्लेन ने अमेरिका में पहली सफल उड़ान भरी है। बीटा टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने अपने एलिया 6X300 इलेक्ट्रिक पैसेंजर प्लेन के साथ पहली बार उड़ान भरी है। यह विमान न्यूयॉर्क के ईस्ट हैम्पटन से जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक 130 किलोमीटर की दूरी केवल 30 मिनट में तय करने में कामयाब रहा। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस यात्रा का खर्च केवल 700 रुपए आया। 2017 से इलेक्ट्रिक विमान पर काम कर रही बीटा टेक्नोलॉजी ने इस उड़ान को पर्यावरण के लिए बड़ा कदम बताया। कंपनी का दावा है कि विमान न केवल किफायती है बल्कि कार्बन एमिशन इससे ना के बराबर है और यह हवाई यात्रा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिया C6300 इलेक्ट्रिक विमान को पूरी तरह चार्ज करने में लगभग 700 रुपए का खर्च आया। ये विमान बैटरी से चलता है और इसे छोटे हवाई अड्डों पर आसानी से चार्ज किया जा सकता है। कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड विमानों की तुलना में इसका रखरखाव और ऑपरेशन कॉस्ट भी बहुत कम है। तो आज यहां रुकते हैं, लेकिन आगे टाइम्स नाउ नवभारत पर खबरें जारी हैं, कहीं जाइएगा मत।